जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। बेसिक बात हमने कर ली थी, ठीक है। इस चैप्टर में सही मायने में आपको हम पहले बता चुके हैं कि फ्रिक्शन में कुछ लिमिटेड थ्योरी होती है, बाकी सारा कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पुराने जो लेक्चर हैं इससे पहले वाले उन सबको आप पहले देखिएगा, उसके बाद तब आप इसको कवर करना, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना है, फिर आपको महसूस होगा कि सब मोह माया है, इस दुनिया में सब कुछ मोह माया है, ठीक है। तो वैसा अगर महसूस नहीं करना तो इससे पहले वाले जो भी लेक्चर उनको आप प्रॉपर तरीके से सीखिएगा, हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से सीखिएगा, उसके बाद तब यहाँ पर आप आइएगा। हालांकि आज की जो क्लास है सबसे फ्रिक्शन की जो लेवल है, लेवल में थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे हम, और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। एक छोटे से चुटकुले से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक है, इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है, ऐसे ये थीटा डिग्री पर वेज है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है। इससे पहले तुमने क्वेश्चन किया है, बस उसमें क्या था कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मान लिया था, आज हम मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और इससे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था कि एक्सेलेरेशन ऑफ वेज, ये जो शेप है इसको हम कहते हैं वेज, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज सो दैट द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ओवर द वेज, ये पहले क्वेश्चन था। आज भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज होगी। टर्मिनोलॉजी ये चेंज होगी कि हमें इस ए के दो वैल्यू निकालने हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम। इस ए का दो वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, जिस पर ब्लॉक वेज के ऊपर रुका रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ वेज so that the block will remain stationary, will remains stationary over the wedge। बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, will remain stationary over the wedge, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो आपको 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप इसको, ठीक है। अब चलो जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर हम फोर्स की बात कर लें कि इस वेज पर हम कितना न्यूनतम फोर्स कितना अधिकतम फोर्स अप्लाई करें ताकि जो ब्लॉक है इसके ऊपर वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, स्थिर रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें एक्सेलरेशन पूछे और चाहे तुमसे हम पूछें कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो चलिए आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, क्या आंसर आएगा। चलो सबसे पहले आप ये देखो, जो ब्लॉक है, पहला केस हम मानते, थोड़ा बेसिक हम लोग इसको जाके समझेंगे जी। एक फिगर हम यहां पर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है m मास का, ठीक है। और अभी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। जैसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वेज यहाँ पर रुका हुआ है। तुम ये बताओ जब वेज रुका होगा तो इस ब्लॉक को नीचे लाने वाला क्या होगा, बोलो इसको नीचे लाने वाला कौन होगा, mg साइन थीटा। रोकने वाला फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, जो कि होगा कितना, म्यू mg कॉस थीटा, ठीक है। तो जब ये वेज रुका था तब उस केस में नीचे लाने वाला फोर्स mg साइन थीटा, जो कि इसको नीचे लाएगा, क्योंकि ब्लॉक तब रुका जब यहां पर वेज में कुछ एक्सेलरेशन आया। अगर वेज में एक्सेलरेशन नहीं था मतलब कि ब्लॉक शायद तब रुका नहीं रहा होगा। ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं सकता, मतलब कि ब्लॉक नीचे ही जा रहा होगा ओवरऑल, ठीक है। अगर वेज के पास एक्सेलरेशन नहीं था तो ब्लॉक कहां जा रहा था, नीचे। ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज ब्लॉक रेस्ट पे आया। समझ में आ रही बात।
तो मतलब जो फ्रिक्शन था वो शायद फ्रिक्शन इस mg साइन थीटा से लड़ नहीं पा रहा था, इतना कैपेबल नहीं था कि mg साइन थीटा को शायद वो खत्म कर सके। तो कुछ ऐसा यहाँ पर एक्सलेशन ऑफ वेज की वजह से ऐसी कुछ कहानी बनी होगी कि जो mg साइन थीटा था जिसको म्यू एन कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा था, शायद इसकी हेल्प करने कोई न कोई आया हो ड्यू टू एक्सलेशन ऑफ वेज। ठीक है, चलिए हम इस वेज को दौड़ाते हैं। वेज को दौड़ाने के बाद होगा क्या, तुमको एक बात पहले से पता है, स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, ठीक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट। जो स्यूडो फोर्स होता है वो कहाँ पे लगता है, ठीक अपोजिट टू मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ब्लॉक था एम मास का। ठीक है, पहले जो तुमको चीजें पता उनको बना लो। ठीक, पहले हमको क्या पता है कि जो mg साइन थीटा होगा वो सरफेस के पैरेलल डाउनवर्ड होगा। mg साइन थीटा सरफेस के पैरेलल डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, सरफेस के पैरेलल ऊपर, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब यहां पर म्यू mg cos थीटा नहीं कहना, तुम गलती ये कर जाओगे। ठीक है, हम ये कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स कितना ऊपर लग रहा है, म्यू इंटू एन। तुम ये बात पहले जानते हो कि अगर सिस्टम कुछ एक्सीलरेशन से आगे जा रहा होगा तो जो स्यूडो फोर्स होगा हमेशा अपोजिट टू मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे आया होगा। कितना होगा बोलो, मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो अब देखो यहां पर ये थीटा है, ये एंगल भी कितना बन जाएगा हमारा, थीटा। इस एम का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एम ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये बात तुमको पहले से पता है कि जो एम था वो शायद वर्टिकल डाउनवर्ड था, एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आया था जिसको हमने कहा था एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक, एम ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक एम ए कॉस थीटा, दूसरा क्या बन जाएगा बोलो, एम ए साइन थीटा। अच्छा, पहले ब्लॉक जो था सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स एम जी कॉस थीटा दबा रहा था, आज की डेट में एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा दबाएगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सरफेस को दबाएंगे, यही दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन में। अब तुम देखो यहां पर जो एम जी साइन थीटा है वो एम ए कॉस थीटा को एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन के बराबर होगा। सबसे पहले नॉर्मल निकालो, नॉर्मल कितना होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ये नॉर्मल आएगा। हम चाहते ब्लॉक रुका रहे तो ब्लॉक रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एम जी साइन थीटा होगा उसको एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन के बराबर करना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है कि जो ब्लॉक है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। चलो नॉर्मल रख के यहाँ पे चेक करो क्या मिलेगा, एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एन, एन बराबर क्या रखोगे देखो, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू अंदर मल्टीप्लाई, चलो बाद में करते हैं इसको, हम लिखेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, म्यू अंदर भेजो, एक साइड क्या बन रहा है एम जी साइन थीटा और एक साइड देखो क्या बना एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ए साइन थीटा। देखो क्या दोनों साइड से मास कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, ये मास दोनों साइड से कॉमन होकर के कैंसिल आउट। अब देखो इसमें तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना था, तो यहां पर जो म्यू जी कॉस थीटा उसको उठाकर इस साइड लाओ, क्या बन जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इस साइड क्या बचा देखो ए कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा, तो ए कॉमनली ले रहे हैं हम लोग, अंदर क्या बचा बोलो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये बचेगा। ए बराबर बोलो क्या मिलेगा, देखो यहां से क्या चीज कॉमन है, जी कॉमन ले लो, जी कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और बाई में देखो क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा,
ठीक है, बराबर ए। अब आंसर की शक्ल तुमको ऐसे नहीं मिलेगी, आंसर की शक्ल इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा देता है। ठीक है, तो बाय वाले बच्चे थोड़ा यहाँ पर केयर करेंगे। इस पूरे को तुम cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। ये देखो cos थीटा बाई cos थीटा 1 बनेगा फाइनली, मतलब म्यू बचेगा यहाँ पे। cos थीटा बाई cos थीटा 1 बचेगा और म्यू इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा। फिर से हम कह रहे हैं इस पूरे को cos थीटा से गुणा करके cos थीटा से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा 1 मतलब म्यू बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये टेन थीटा। ठीक है, तो आखिरी जो स्टेप आएगा वो आखिरी स्टेप हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ए बराबर मिलेगा हमको, थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं, ए बराबर हमको मिलेगा जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू। ठीक है, चूंकि यहाँ पर cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब म्यू बचेगा और बाई में क्या बचा बोलो 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये मिलेगा। अब तुमसे एक्सलेशन नहीं पूछा, तुमसे एक्सलेशन पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम। तो जो तुमने फाइंड आउट किया क्या है, मिनिमम एक्सलेशन एक मैक्सिमम। तुम ये बताओ कि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा था और फ्रिक्शन इसको रोकना चाह रहा था बट रोक नहीं पा रहा था, तो इसकी हेल्प करने कौन आया, एम ए कॉस थीटा। अब एम ए कॉस थीटा देखो मास तो सेम रहेगा, एम जे साइन थीटा में कोई चेंज नहीं, एम ए कॉस थीटा में जो ए है उसमें चेंज हो सकता है। तुम सोचो अगर ए बढ़ाते चले जाओगे तो एम ए कॉस थीटा बढ़ता चला जाएगा, और एम ए कॉस थीटा बढ़ने का मतलब ये कि ब्लॉक के पास टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी, अब ऊपर। अभी ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा था, नीचे। तो जब ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था, इसको रोकने के लिए जस्ट जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने कहा मिनिमम, बट जो मिनिमम था उससे तुम ऊपर जाओगे तो फाइनली इसके पास टेंडेंसी कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर जाने की। जैसे ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा फ्रिक्शन उसी टाइम पर अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, जब एक्सलेशन फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज किया तो जो एम ए कॉस थीटा होगा किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन के, सारा कुछ वही रहेगा। नॉर्मल देखो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास आज भी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज आएगा। देखो अब क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन बराबर एम ए कॉस थीटा। तो तुमको दोबारा कैलकुलेशन करना नहीं, तुम एक फाइंड आउट करो, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम, उसी को तुम्हें मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है या मिनिमम वाले को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। ये आने वाले 4-5 क्वेश्चन जो हम करवाएंगे उन सब में सिर्फ एक ही बात करनी है तुमको। अगर मिनिमम फाइंड आउट कर लिया है तो उस मिनिमम को मैक्सिमम में कैसे कन्वर्ट करोगे। डायरेक्शन चेंज होने पर साइन यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज करना है केवल तुमको यहाँ पे। ये जो चीज़ आपने कैलकुलेट की अभी, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, इसको हम कहेंगे मिनिमम। मैक्सिमम के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस साइन चेंज करना है। क्या लिखोगे, टेन थीटा प्लस म्यू और बाय में क्या लिख लें, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, बस ये करना है तुमको। ठीक है, तो दो क्वेश्चन में तुम्हें केवल एक का ही कैलकुलेशन करना है, चाहे मिनिमम फाइंड आउट करो चाहे मैक्सिमम। अगर मिनिमम फाइंड आउट कर लिया तो उस मिनिमम में क्या करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। और गलती से तुमने अगर ये फाइंड आउट किया होता तो क्या करते तुम, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो आंसर ये बन जाता। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जैसे मान लेते हमारे पास सेम कहानी होती कि हमें जो है ब्लॉक को रोकना है, और ब्लॉक को रोकने के लिए हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मानना है। क्या उस कंडीशन ब्लॉक रुक सकता है, रुक सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नीट लेवल पे आ जाएगा। म्यू 0 पर बोलो, एक्सलेशन चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, दोनों को वैल्यू सेम आएगा। देखो म्यू कितना 0, तो क्या बन जाएगा जी टेन थीटा। यहाँ पर म्यू 0 कितना बन जाएगा, तो फाइनली ए मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों का वैल्यू क्या बन जाएगा, जी टेन थीटा, जो कि हम पहले जान चुके हैं। ये आंसर हमारा पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताना। तो इसमें अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताना। ये पहला क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल, और ऐसे हम कई सारे न्यूमेरिकल उठाएंगे। न्यूमेरिकल क्या, इनको आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझो। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा, उसके आगे आप शब्द ऐड कर सकते हैं, छोटा सा चुटकुला।
क्वेश्चन ऐसे कुछ है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, ये एक कार्ट है, इस कार्ट में यहाँ पर एक पुली लगी है, ठीक है। एक ब्लॉक सरफेस पे है और एक ब्लॉक को हमने क्या किया, हैंग करवा दिया ऐसे, ठीक है। ये सरफेस को टच कर रहा, ठीक है, सरफेस को टच कर रहा है। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, कार्ट है ये। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस कार्ट का एक्सीलरेशन कम से कम कितना रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखा जाए, ताकि जो ब्लॉक हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ट विल रिमेन्स स्टेशनरी। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो हम बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन हम लिखने वाले नहीं, आप ये लैंग्वेज सुनना। फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट सो दैट बोथ द ब्लॉक विल रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। मतलब अगर तुम यहाँ पर चींटा बन के बैठ जाओ तो तुम्हारे हिसाब से दोनों ब्लॉक कैसे होने चाहिए, रुके हुए। समझ लें इस बात को। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया मिनिमम और मैक्सिमम वाला, ठीक है। और कुछ डाटा यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस का म्यू है, इस सरफेस का म्यू है। समय तुम्हारे पास 1 मिनट का है, सोच करके बताओ। कैलकुलेशन एक बार करना है, इसमें तुम कितना कर पाते हो, ठीक है। चलिए कर लिया होगा, इसको आंसर मैच करवाना। सबसे पहले एक काम करो कि तुम यहाँ पे एक्सीलरेशन इस कार्ट का 0 कर लो। इसका एक्सीलरेशन क्या कर लिया हमने, 0। एक्सीलरेशन जब 0 होगा तो इसका जो वेट होगा नीचे क्या होगा, mg। इसको रोकने वाला यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का, ये तब एग्जिस्ट करेगी जब यहाँ पर ये सरफेस, ये ब्लॉक सरफेस को प्रेस करेगा। और हम जानते हैं कि सरफेस को प्रेस करने वाला भी यहाँ पर कोई है नहीं, मतलब कि नॉर्मल इस सरफेस का इस कंडीशन में जब ए 0 है तो इस ब्लॉक का सरफेस के पास नॉर्मल 0 रहेगा। नॉर्मल 0 क्या इंडिकेट किया कि फ्रिक्शन इस सरफेस पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन होगा बट वो फ्रिक्शन इतना कैपेबल नहीं हुआ कि इस mg को कैंसिल आउट कर सके। मतलब जब कार्ट रुकी थी तब उस केस में इनको यहां से बैठ के देखने पर हमको लगा कि एक्सीलरेशन इसके पास, नीचे इसके पास एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा, जब कार्ट क्या होगी, रुकी हुई। शायद कार्ट के एक्सीलरेशन की वजह से ही ये दोनों ब्लॉक स्थिर हुए। तो कार्ट के एक्सीलरेशन की वजह से क्या चेंजेस आए हैं वो तुमको देखना है। और इसमें करना क्या, तुमको फाइनली समझना है। ये जो क्वेश्चन एक तरह से फ्रिक्शन का तो मान के चलो कि 10% है यूज यहाँ पे, फ्रिक्शन का 10%, बाकी इसमें 90% यूज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। बेसिक सा चुटकुला है ये, तो थोड़ा सा फिगर हम बड़ा बनाते हैं। तुम ये बात पहले जानते हो, अगर फ्रेम एक्सीलरेटेड मोशन में है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगेगा। अच्छा, इसको तुम कंसीडर करके माइंड में एक बात लेके चलना कि जब कार्ट रुकी थी तब उस केस में नीचे जा रहा था, ये आगे, ठीक है। mg का कोई अपोनेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा था, mg का कोई अपोजिट फोर्स नहीं दिख रहा था। इसके मोशन का अपोजिट फोर्स दिख रहा था, वो फ्रिक्शन था। बट जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था इतना कैपेबल नहीं था कि जो mg है इसको कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे एक्सीलरेशन आएगा कार्ट के पास, धीरे धीरे हमने इसको दौड़ाना शुरू किया, हमें क्या मिला कि सबसे कम वैल्यू मिली, जहां पर इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा था, पीछे कितना, m इंटू ए। ये जो m इंटू ए क्या करेगा, सरफेस को दबाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में, ठीक है। यहाँ नॉर्मल n1 मान लो, ठीक है। mg नीचे, फ्रिक्शन बोलो ऊपर कितना, म्यू n1। यहाँ टेंशन भी आया होगा, यहाँ पर भी टेंशन आया होगा, ठीक है। तुम ये बताओ कि इस पर पीछे स्यूडो फोर्स कितना होगा, m इंटू ए, नीचे इसका खुद का वेट
mg बन रहा होगा ड्यू टू दिस वेट, नॉर्मल बना होगा इनटू इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का फ्रिक्शन क्या बन जाएगा बोलो, म्यू इनटू, ये पूरा एफबीडी हमने बना दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया कि इन ब्लॉक में कोई अपना खुद का एक्सलेशन नहीं है, जैसे रखे थे टेबल पर वैसे रखे रह गए कार्ड पे, इन पे अपना खुद का कोई एक्सलेशन नहीं, मतलब जहां पर वहीं पे रखे। तो तुम बताओ कि इस पर टोटल फोर्स क्या करना पड़ेगा तुमको, 0। ठीक है, टोटल फोर्स क्या करना तुमको, 0। तुम बताओ जो ब्लॉक टेबल के ऊपर है, कार्ड के ऊपर है सरफेस पे, राइट हैंड साइड क्या बन रहा है, टेंशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा बोलो, स्यूडो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। ठीक है, ये N2 है। हम चाहते हैं इसका एक्सलेशन 0 हो जाए विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू ma प्लस म्यू N2। ठीक है, तो पहली कहानी आप लिखोगे T बराबर ma प्लस म्यू N2, N2 कितना होगा mg के बराबर। ठीक है, पहली कहानी। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक क्या है, रुका हुआ, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो साइड में। चुटकुला सा न्यूमेरिकल था, मास m, mg नीचे, फ्रिक्शन बोलो ऊपर कितना, म्यू N1, N1 कितना बोलो, m इंटू ए बोलो, और बोलो टेंशन ऊपर आ गया होगा। ये ब्लॉक भी क्या रुका हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, मतलब क्या कि जो mg होगा इस mg को बैलेंस कौन करेगा, म्यू N1 प्लस टी। ठीक है, तो इसके लिए कहानी क्या लिखोगे बोलो तुम ये लिखोगे म्यू N1 प्लस टी बराबर mg। तुम देखो N1 बराबर क्या लिखोगे, m इंटू ए, प्लस टी बराबर क्या लिखे mg, टी बराबर क्या लिखे बोलो mg माइनस म्यू ma। ये दूसरी कहानी हो गई। देखो पहली कहानी क्या, टी बराबर कुछ है, दूसरी कहानी क्या, टी बराबर कुछ है, और एक कुछ बराबर किसके हो जाएगा, कुछ के। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लोगे तो फाइनली क्या मिला बोलो, टी बराबर कुछ, टी बराबर कुछ, फाइनली कुछ बराबर कुछ मिला होगा, m इंटू ए प्लस म्यू mg बराबर बोलो क्या मिला, mg माइनस म्यू ma। ठीक है, अब मास से मास कैंसिल आउट कर लो, a प्लस जी, ए प्लस म्यू जी माइनस म्यू। ठीक है, राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा, a प्लस म्यू ए जी माइनस म्यू जी कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस म्यू बराबर जी 1 माइनस म्यू। बोलो a बराबर क्या मिला, g इंटू 1 माइनस म्यू, बोलो क्या बना 1 प्लस म्यू। फिर से बात यहाँ पर फंस गई कि हमने ढूंढा क्या भाई साहब, मिनिमम ढूंढा कि मैक्सिमम। तो तुम ये बात पहले जानते हो कि अगर ये काट रुकी होती तो ये ब्लॉक कहाँ जाता, नीचे, और नीचे जाता तो फाइनली इसको रोकने वाला कोई यहाँ पे नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे हमने इसको दौड़ाना शुरू किया तो m इंटू ए से ये सरफेस को दबाया, बदले में क्या मिल गया, नॉर्मल। जैसे नॉर्मल मिला, फ्रिक्शन यहाँ पर तुरंत ही आ गया और बोला कि हम जो है mg को बैलेंस करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तुम बताओ म्यू कॉन्स्टेंट है बट N1 कांस्टेंट नहीं है, म्यू कांस्टेंट बट N1 कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो N2 कांस्टेंट है लेकिन A कांस्टेंट नहीं है। जितना तेज तुम दौड़ाओगे कार्ट को, फाइनली जो ब्लॉक होगा इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, अब पीछे जाने की। अभी एक मिनिमम A है जहाँ पर दोनों क्या तो रुके हुए, लेकिन तुम अगर उस मिनिमम से ऊपर जाओगे तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ होगी, पीछे जाने की। ब्लॉक जैसे पीछे जाना चाहेगा, फ्रिक्शन कहाँ पर लग जाएगा, आगे। समझना, ये ब्लॉक भी कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, नीचे। तो बस डायरेक्शन चेंज होनी, बाकी इस कॉन्सेप्ट वही रहना है। तो तुमसे एक बात हम कह रहे हैं, जो तुमने ढूंढा है, ये तुमने क्या ढूंढा है, ये ढूंढा तुमने मिनिमम। क्या ढूंढा, इसको मिनिमम। अब मैक्सिमम के लिए क्या करना, तुमको जो माइनस उसको प्लस कर लेना है। और डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने पर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जी 1 प्लस म्यू, और बोलो क्या लिखोगे, 1 माइनस म्यू। ठीक है, अब गलती यहाँ पर ये होगी कि बच्चा म्यू माइनस 1 करे, भाई 1 प्लस म्यू हो चाहे म्यू प्लस 1 बात बराबर, लेकिन तुम जब माइनस लिखोगे यहाँ पर तो 1 माइनस म्यू नहीं लिखना, ओ सॉरी म्यू माइनस 1 नहीं लिखना तुमको, क्योंकि म्यू का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से तुम एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पे बस साइन ही चेंज करना है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें दोबारा फिर से सब कहानी लिखनी पड़े। तो ये बेसिक सा चुटकुला था, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से।
ठीक है, चलिए अगला चुटकुला देखते हैं। ये सब छोटे छोटे चुटकुले हैं, कुछ नीट लेवल पर भी चुटकुले करवा देते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम पर तुमने क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे, ठीक है। वहाँ पर जितना भी सरफेस था, चाहे वो इंक्लाइन सरफेस था या कोई 90 वाला था, कोई सब एंगल था, वहाँ पे सरफेस पर जो ब्लॉक रखा था वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने सभी जगहों पर क्या मान के रखा था, 0, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चन को तुम्हें टफ करना है, नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुमने न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है उन सभी ब्लॉक को पहले तुमने क्या माना था, स्मॉल। आज की डेट में तुम उनको रफ मान लो, वो क्वेश्चन बन जाएगा फ्रिक्शन का। कुछ भी तुमको ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने हैं, पर जो भी न्यूमेरिकल पहले तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किए हैं उनको बस क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ मानते चले जाओ। चलो ये सब चुटकुले टाइप जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा से बर्बाद नहीं करेंगे, आपको हम ओनली करवाते जाए। जैसे मान लो नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो एक ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर रखा एम मास का, और एक ब्लॉक नीचे हैंग करवा दिया हमने एम मास का, ठीक है। और अभी एक मिनट के लिए तुम ये मान चलो कि यहाँ पर सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, म्यू बराबर 0 है। तो तुम बताओ कि एक्सीलरेशन क्या होगा, जी नीचे, एम जी नीचे होगा, और फाइनली चलाने वाला केवल एम जी होगा, तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ म्यू 0 एम जी बाई 2m, क्या बन जाएगा बोलो, g/2। ये तब की बात हो रही है जब म्यू क्या होगा, 0। बट अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है, ठीक है, ये बात तुम नोट कर लेना, ये पहले से हम करवा चुके हैं। चलो मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है, यहाँ पर हमने मान लिया कुछ म्यू है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब एक्सीलरेशन तुमको फाइंड आउट करना है। mg पहले तो नीचे लग रहा था, आज भी लग रहा होगा mg, बस यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, कितना, म्यू इंटू एन कितना, mg, एन कितना, mg, ठीक है। अब तुम चाहे तो इक्वेशन बना के सॉल्व करो इसको, और चाहे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो। चलो हम 1 मिनट के लिए इक्वेशन लगा देते हैं, बाकी फिर बाद में हम डायरेक्ट फार्मूला बेस करेंगे इसको। ये टेंशन टी, बोलो इसका एक्सीलरेशन नीचे a, इसका एक्सीलरेशन a आगे, तो क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलो टी माइनस म्यू एम जी, ये उल्टा लिख दिया हमने थोड़ा सा, इसको लिखा जाएगा एम जी माइनस टी, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा, यहाँ पर टी माइनस एम जी चूँकि ब्लॉक आगे जा रहा, टेंशन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा, बराबर किसके लिखें, बोलो एम इंटू ए के। अब आप इनको ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करने पर क्या मिला तुमको, टेंशन खत्म, एम जी माइनस म्यू एम जी बराबर क्या लिखें, बोलो ये ट्वाइस ऑफ एम ए मिल जाएगा। ये मास से मास खत्म कर लो, जी कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू जी और बाई में क्या बोले 2, ये आएगा एक्सीलरेशन। अब इसको करने का तुम्हारे पास दूसरा तरीका है नीट लेवल पर, जो कि इतना छोटा सा ही चुटकुला आएगा, बट इसको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। बस तुमको देखना है कि चलाने वाला कौन है और रोकने वाला कौन है। चलाने वाला कितना है, एम जी, रोकने वाला कितना बोलो वहां पे, म्यू एन तो आएगा यार, चूंकि मोशन का बोझ करने के लिए बैठा है, ठीक है। और बाई में टोटल मास कितना बनेगा, 2m, तो ये बराबर बना एम जी माइनस म्यू एम जी और बाई में 2m। सॉल्व करो इसको, जी कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू बाई 2, सेम आंसर आएगा। अब क्वेश्चन कितना भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हम बना दें कि ये सरफेस है, एम मास, ये ब्लॉक है, इसका भी है वैल्यू m, ठीक है, मास m है, एंगल थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब तुमसे पूछा जाए यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, तो तुम डायरेक्ट अप्लाई करो। देखो टेंशन फाइंड आउट करना था,
ए फाइंड आउट कर लिया, इस ए को चाहे पहले इक्वेशन रखो चाहे दूसरे इक्वेशन में, इक्वेशन तुमको लिखना आना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा एक्सलेशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन का ही यूज करोगे तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। तुमको नीट लेवल पर ऐसे चुटकुले मिलेंगे जहां पर इक्वेशन तुमको बनाना ही नहीं है। डायरेक्ट पहले एक्सलेशन फाइंड आउट करो और इक्वेशन तुमको लिखनी आनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो अब बताओ इस केस का एक्सलेशन कितना होगा, फार्मूला अप्लाई करो सबसे पहले आप, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा आंसर बोलो। बताओ क्या है आंसर, मैच करवाना तुम। इसका वेट नीचे क्या बन गया बोलो mg, इसका इस साइड कंपोनेंट क्या बन गया बोलो mg साइन थीटा, ठीक है। और हमको ये पता है कि फ्रिक्शन भी यहाँ पर होगा, फ्रिक्शन कितना होगा बोलो म्यू इंटू एन, चूंकि अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है ए से, ये ब्लॉक आगे जा रहा है ए से, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा म्यू इंटू एन का, एन कितना होगा mg कॉस थीटा। तो एक्सलेशन क्या लिखोगे यहाँ पर बोलो mg माइनस mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा और बाई में टोटल मास कितना लिखोगे तुम 2m। ऐसे एक्सलेशन फाइंड आउट कर लेना, और भी वैरायटी हम तुमको दे सकते हैं। चलिए जैसे मान लो ऐसा कोई केस है, छोटा सा चुटकुला ही है ये, चुटकुले एक दो तो करवा देते हैं, फिर बढ़िया न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। अभी नीट वाले बच्चे जो है थोड़ा सा ना बेहोश होने की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा हाई फाई न्यूमेरिकल करवाने पे, तो उनको पुदीने के पेड़ पे चढ़ाने के लिए ऐसे कुछ छोटे छोटे चुटकुले करवाने पड़ते हैं हमें। ये एंगल थीटा मास m, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं यहाँ पर म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि अच्छा पहले जैसे मान लो मास सेम होता, ये एंगल थीटा होते तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। अब आज में मूवमेंट होगा नहीं, चलो मान लेते हैं इनका मास जो है कुछ ऐसा है, ये मास मान लो 3m है और ये m है, तो इसका वेट इस साइड क्या बन जाएगा बोलो mg साइन थीटा, ठीक है। इस साइड क्या बन जाएगा बोलो इसका वेट, जो मोशन के अपोजिट हो या मोशन के डायरेक्शन में, दैट इज mg साइन थीटा। और फ्रिक्शन भी कितना आएगा बोलो म्यू इंटू एन का, तो चलाने वाला कितना है 3mg साइन थीटा, रोकने वाला क्या है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चलाने वाला फोर्स mg साइन थीटा 3mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू एन, और बाय में क्या लिखोगे टोटल मास कितना बन जाएगा 4m, एन बराबर क्या लिखोगे तुम mg cos थीटा, ठीक। सॉल्व कर लेना इसको, एक्सलेशन यहां से आ जाएगा, ठीक है। ये चुटकुले इनको आप नोट कर लो। चलो अब थोड़ा सा कुछ बढ़िया लेवल की न्यूमेरिकल करते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे दिल के कमजोर हैं, थोड़ा सा दिल थाम के बैठे, इनको क्वेश्चन जो है ना बढ़िया लेवल का हम करवाने जा रहे हैं। तड़कता भड़कता क्वेश्चन इसका नाम दे रहे हैं हम लोग, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे दो ब्लॉक हैं जिनका मास क्रमशः m1 और m2, ठीक है, एंगल थीटा है। अब इस ब्लॉक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, इस ब्लॉक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ठीक है। नेचर जो ब्लॉक के सरफेस का है वो डिफरेंट है। हमने आपको पहले से एक बात बताई थी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, और नेचर ऑफ सरफेस केवल एक का नहीं दोनों का होता है, ठीक है। कि एक तो मान लो बहुत रफनेस है लेकिन दूसरा रफनेस है नहीं उसमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस इतना मान चलो कि इन दोनों का नेचर क्या है, ब्लॉक के सरफेस का डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के लिए डिफरेंट हो गया,
अब इन ब्लॉक को हमने रिलीज किया, इन ब्लॉक को हमने क्या किया, रिलीज किया। रिलीज करने के बाद ऐसा हुआ कि पीछे वाला ब्लॉक क्या करेगा, अच्छा तुमसे पूछा जाए कि इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना, फाइंड आउट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। अब बात अगर कांटेक्ट फोर्स की, तो कांटेक्ट होगा तभी फोर्स होगा। अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स है, नाम से क्लियर है। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि इनके बीच संपर्क होगा तभी संपर्क बल होगा। तो तुम ये बताओ कि इनके बीच का संपर्क कब होगा, जब पीछे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कम हो और आगे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन ज्यादा हो। अगर ऐसा हुआ तो आगे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, पीछे वाला ब्लॉक थोड़ा पीछे रह जाएगा। जैसे संपर्क इनके बीच का टूटेगा तो इनके बीच का संपर्क बल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इनके बीच संपर्क बनाए रखना है तो M2 का एक्सीलरेशन M1 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि M2 क्या करे, इसको जो है और नीचे जो है ना ऐसे धक्का दे, ताकि जो है ना इनके बीच संपर्क बना रहे। और ये ऐसा हो कि M2 का एक्सीलरेशन M1 से ज्यादा ही रहे। जरा सा भी अगर M1 का एक्सीलरेशन बढ़ गया ना तो गारंटीड इनके बीच का संपर्क फिनिश हो जाएगा। जैसे संपर्क खत्म हुआ, संपर्क बल भी इनके बीच का गायब हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर संपर्क बल कांटेक्ट फोर्स ये है, जो पीछे वाली बॉडी इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होना चाहिए, आगे वाली बॉडी एक्सीलरेशन कम होना चाहिए। ठीक है। अब वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 μ2, इस पर डिपेंड करेगा कि μ1 μ2 का रिलेशन क्या हो, μ1 μ2 का रिलेशन क्या हो, ताकि इनके बीच संपर्क बल नॉन जीरो, कांटेक्ट फोर्स इनके बीच का नॉन जीरो। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि μ1 इज इक्वल टू μ2, दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है μ1 लेस देन μ2, तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है μ1 मोर देन μ2 वाली। तो अगर अभी तुमसे हम ये पूछें, हमें कांटेक्ट फोर्स चाहिए नॉन जीरो, कांटेक्ट फोर्स चाहिए नॉन जीरो, इसके लिए कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन μ1 बराबर μ2 की, दूसरी कंडीशन μ1 लेस देन μ2 की, तीसरी कंडीशन μ1 मोर देन μ2 की, चौथी कंडीशन ये कहना कि तुम डाटा जो हमको कम दिए हो, मतलब डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट, जो महान आत्माएं हैं उनके लिए होगा डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सोचो इसके बारे में और आंसर बता मैं। चलिए, तो सोच लिया होगा आपने। पहला पॉइंट है कि जो M2 ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन M1 कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो M2 ब्लॉक है ये M1 ब्लॉक को धक्का देता ही रहे, तभी इनके बीच का संपर्क बना रहेगा, अदरवाइज संपर्क क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ही M1 का थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन एक्सीड करेगा तो इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स खत्म। तो अगर हम इनके बीच कांटेक्ट फोर्स बनाए रखना चाहते हैं तो हमें M2 का एक्सीलरेशन M1 से ज्यादा रखना पड़ेगा, बट उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, μ1 और μ2 की। इनका आपस का रिलेशन कैसा होना चाहिए ताकि कांटेक्ट फोर्स नॉन जीरो। ये तुम ओरली कह सकते हो कि पीछे वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है ज्यादा होना चाहिए, बट उस एक्सीलरेशन की जिम्मेदारी किसकी है, μ1 और μ2 की। तुम ये समझो, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में M2 का एक्सीलरेशन M1 से ज्यादा होना चाहिए। तो होगा क्या कि जो M2 ब्लॉक है वो M1 ब्लॉक को क्या ऐसे धक्का देगा, M2 ब्लॉक क्या करेगा, M1 को नीचे की तरफ धक्का देगा, F फोर्स है। तो बदले में M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक पर पीछे धक्का लगाएगा। स्टार्टिंग में क्या हमने बोला कि जो M2 ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन M1 ब्लॉक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जैसे संपर्क में आएगा, संपर्क में आने के बाद क्या होगा कि M2 M1 को आगे धक्का देगा और बदले में जो फोर्स बना इनके बीच का, उस फोर्स का एक रिजल्टिंग जो आएगा जिसको हम कहेंगे रिएक्शन, वो रिएक्शन M1 का पीछे लग रहा होगा। तो इसके पास एक्सीलरेशन पहले ज्यादा था, इसके पास एक्सीलरेशन कम था, लेकिन जैसे संपर्क फोर्स आया, ये संपर्क फोर्स क्या कह रहा कि हम M1 का एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे, M2 का एक्सीलरेशन घटाएंगे।
संपर्क में तब आए होंगे जब पीछे वाले का एक्सीलरेशन आगे वाले के एक्सीलरेशन से ज़्यादा रहा होगा। जैसे ही संपर्क में आए तो इनके बीच एक कांटेक्ट फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स क्या कर रहा, m1 का एक्सीलरेशन बढ़ा रहा, m2 का एक्सीलरेशन घटा रहा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर m2 का एक्सीलरेशन घटते घटते m1 का एक्सीलरेशन बढ़ते बढ़ते दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो गया। और जब सेम एक्सीलरेशन हो जाएगा तो आराम से दोनों एक साथ आ रहे होंगे, बट उस कंडीशन में भी समझना इनके बीच को ये गायब नहीं होगा, क्योंकि इसने ही तो कहानी पूरी जनरेट की है, कांटेक्ट फोर्स ने सारी कहानी जनरेट की है, तो ये गायब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो एट लास्ट इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। बट इनिशियली तुम पीछे जाके देखोगे, इनका पूरा जो इनिशियल इतिहास है, पुराना इतिहास है, उसको जाके देखना, तो m2 का एक्सीलरेशन m1 ज़्यादा रहा होगा। जैसे कांटेक्ट फोर्स इनके बीच बना, कांटेक्ट फोर्स क्या किया, m1 का एक्सीलरेशन बढ़ाया, m2 का एक्सीलरेशन घटाया, इसका एक्सीलरेशन बढ़ाते बढ़ाते इसका एक्सीलरेशन घटाते घटाते फाइनली क्या कर दिया होगा, इक्वल कर दिया होगा। तो हमें कांटेक्ट फोर्स की जो वैल्यू है उस टाइम पर बतानी जब इन दोनों का फाइनली एक्सीलरेशन सेम हो गया। इनिशियल एक्सीलरेशन सेम नहीं था, लेकिन फाइनली एक्सीलरेशन सेम हो जाएगा। उस टाइम पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। चलो, ये बात तुमको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो m2 ब्लॉक है इस पर कितना फोर्स लग रहा। m2 ब्लॉक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। m2 ब्लॉक ये है, बहुत मन से आप समझिएगा, इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आपको हम देंगे। m2 ब्लॉक नीचे A से आ रहा होगा। अब इस m2 ब्लॉक पर क्या क्या लगा होगा, सबसे पहला काम तो इसका खुद का जो वेट होगा उसका एक कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे हिंदी में m2g साइन थीटा, ठीक है। अब वहां पे देखो कांटेक्ट फोर्स कहाँ लग रहा, ये वाला फोर्स किसका है, m1 का m2 पे। तो m2 पर एक फोर्स ऊपर ऐसे लग रहा होगा F, m2 पर फोर्स एक ऊपर लग रहा होगा F, और क्या लग रहा है बोलो ऊपर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होगा, μ2 इंटू n2। n2 कितना होगा, m2g cos थीटा के, ठीक है। चलो, अब बाकी बातें बताओ क्या करोगे। एक्सीलरेशन नीचे है तो फाइनली होगा क्या कि जो m2g साइन थीटा है वो इस f और म्यू n2 से बड़ा होगा। तो कहानी क्या लिखोगे इसके लिए बोलो, लिखोगे तुम m2g साइन थीटा माइनस f प्लस μ2 इंटू n2। n2 क्या लिखोगे बोलो, m2g cos थीटा बराबर क्या लिखोगे तुम, मास इंटू एक्सीलरेशन के, ठीक है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, m2g साइन थीटा माइनस f माइनस μ2 m2g cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, m2 इंटू a के। ये पहली कहानी। चलो, तुम m1 ब्लॉक से मिलते हैं तो m1 ब्लॉक की भी शायद कुछ ऐसी कहानी होती है, बस थोड़ा सा उसके लिए कहानी में हल्का फुल्का ट्विस्ट ये आता कि उस पर जो f होता वो कहाँ पर लग रहा होता बोलो, m1 पर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। कितना लग रहा है, m1g साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लग रहा होगा। और नीचे की तरफ धक्का कौन दे रहा था इसको, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा बोलो, ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। कितना, μ1 n1, ठीक है। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे फिगर को, क्योंकि n1 तुमको पहले से पता चल गया कि m1 जो होगा वो m1g cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन इसके पास भी कहाँ पर है, नीचे। इसके लिए कहानी क्या लिखोगे बोलो, कहानी लिखोगे तुम m1g साइन थीटा प्लस f, ठीक है, माइनस μ1 n1, और n1 क्या लिखोगे तुम, m1g cos थीटा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इस बार μ1 m1g cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये कहानी नंबर 2 है। अब तुम्हें इस केस का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करोगे, इनको आप ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो।
ऐड करने पर प्लस एफ माइनस एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ए आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सलेशन आ जाएगा। हमें तो कांटेक्ट फोर्स की तलाश है, कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालोगे, माइनस कर लो तुम, ठीक है, माइनस करोगे तब भी यहाँ पर जो है, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तुम एक्सलेशन भी फाइंड आउट कर लो, कोई नहीं इसमें एक्सलेशन भी फाइंड आउट करना पड़ा तो एक्सलेशन भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट प्लस सेकेंड आप इक्वेशन को ऐड करो, ठीक है, हम ज़्यादा कैलकुलेशन खींचेंगे नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो माइनस एफ प्लस एफ कैंसिल आउट, m2g साइन थीटा प्लस m1g साइन थीटा, ठीक है, और पूरे से क्या चीज़ माइनस होगी, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है, इस साइड प्लस हो जाएंगी, ये यहाँ पर क्या है, ये m1, ठीक है, ऐड करो, ऐड करने पर क्या लिखोगे तुम, m2g साइन थीटा, एफ तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस μ2 m2g कॉस थीटा माइनस μ1 m1g कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू ए, लिखोगे तो फाइनली ए बराबर क्या मिला हमको, यहाँ देखो ए बराबर मिलेगा, ए बराबर मिलेगा m2g साइन थीटा प्लस m1g साइन थीटा माइनस, अब आप देखो यहाँ पर बनेगा μ2 m2g कॉस थीटा माइनस μ1 m1g कॉस थीटा, और बाई में क्या बन जाएगा बोलो, m1 प्लस m2, ये आएगा तुम्हारा एक्सलेशन, ठीक है। अब इस एक्सलेशन को तुम चाहे पहले इक्वेशन में रखो चाहे दूसरे इक्वेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है बट इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इस ए को हम चाहे पहले इक्वेशन में रखें चाहे दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो हम पहले इक्वेशन से हम बात कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में क्या है, ये साइड हम हटा लेते हैं, इस चीज़ को हटा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फिगर आपने देख लिया होगा। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें जो है ए का वैल्यू इक्वेशन वन में रखना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में देखो क्या मिल रहा है तुमको, जो एफ मिलेगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं m2g साइन थीटा माइनस एफ माइनस μ2 m2g कॉस थीटा बराबर क्या लिखे m2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो तुम्हें जो है f फाइंड आउट करना है तो f को एक साइड लिख लो, ठीक है, उस साइड ले जाते तुम इसको, तो फाइनली f बराबर क्या लिखते तुम बोलो m2g साइन थीटा माइनस μ2 m2g कॉस थीटा, ये लिखते हैं, माइनस का m2 इंटू ए, ठीक है। ये फिगर भी आप एक बार देख लो, फिगर हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इस फिगर को हटा दे रहे हैं यहाँ से, या चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि जो कहानी है ना थोड़ी सी लंबी लिखनी पड़ेगी हमको। तो f का जो फाइनली फंक्शन है वो है क्या चीज़, m2g साइन थीटा माइनस μ2 m2g कॉस थीटा माइनस m2a। अब एक जगह पर तुमको ये पूरी चीज़ लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे बोलो, m2g साइन थीटा प्लस m1g साइन थीटा माइनस μ2 m2g कॉस थीटा माइनस μ1 m1g कॉस थीटा, और बाय में क्या लिखेंगे बोलो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ से हम कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर लेते हैं इसी कैलकुलेशन से। सबसे पहले क्या करोगे तुम, इस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो m1 प्लस m2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं,
एफ बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये जो चीज़ है ना, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा तुमको, m1 इंटू m2 जी साइन थीटा, ठीक है। फिर m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 स्क्वायर जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये जो m1 प्लस m2 है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, क्या लिखेंगे बोलो, म्यू टू m1 m2 जी कॉस थीटा, ठीक है। फिर m2 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा इसके साथ, इस वाली चीज़ के साथ, क्या लिखेंगे बोलो, माइनस का म्यू टू m2 स्क्वायर, म्यू टू m2 स्क्वायर इंटू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो ये वाली चीज़ अंदर मल्टीप्लाई कर लो तुम, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, देखो यहाँ से इधर तुम m2 मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, m2 स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन भी आप अंदर भेजो, m2 स्क्वायर जी साइन थीटा, ठीक है। m2 अंदर भेजो फिर से माइनस साइन सहित, माइनस क्या बनेगा बोलो, m1 m2 जी, कहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पे माइनस m1 m2 जी साइन थीटा, ठीक है। फिर m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या लिखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या बन जाएगा बोलो, m2 म्यू टू m2 स्क्वायर जी कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा बोलो, प्लस का म्यू1 m1 m2 इंटू जी कॉस थीटा, ठीक है। और इस पूरे का भाई जो है ना, बाई वाला बच्चा जो है थोड़ा सा पानी वानी बगल में रखेगा, ठीक है, बेहोश होने की कंडीशन में जो है पानी का छिट्टा मार लेगा चेहरे पे, ठीक है। बाई में क्या बनेगा, m1 प्लस m2। अब देखो इतना बड़ा रिजल्ट आया, बट इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होनी तय है। m1 m2 जी साइन थीटा प्लस में है, और आप देखो यहाँ पर, यहाँ आप देखो m1 m2 जी साइन थीटा प्लस m1 m2 जी साइन थीटा माइनस, खत्म। m2 स्क्वायर जी साइन थीटा प्लस m2 स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस, खत्म। क्या बचा बोलो, माइनस म्यू टू m1 m2 जी कॉस थीटा प्लस म्यू1 m1 m2 जी कॉस थीटा, ठीक है। क्या कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला कैंसिल आउट होगा, म्यू2 स्क्वायर m2 स्क्वायर जी कॉस थीटा, यहाँ देखो ये क्या है, प्लस का म्यू2 स्क्वायर m2 स्क्वायर जी कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट। फाइनली तुम्हारे पास केवल ये बचेगा, माइनस म्यू2 m1 m2 जी कॉस थीटा प्लस म्यू1 m1 m2 जी कॉस थीटा, और बाई m1 प्लस m2। तो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कुछ ऐसे चला था, आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने अलग नोट की थी, यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से हम जो है ऐसे ऊपर जंप कर गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम नोट कर लो, उसके बाद फिर हमें जो है आखिरी में जो रिजल्ट आएगा उसकी हमें जो है कुल मिला के तलाश थी, ठीक है। और उसको हमें देखना है कि उसके बिहार पर कॉन्टैक्ट फोर्स कब पॉजिटिव और कब निगेटिव आएगा। चलो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया कॉन्टैक्ट फोर्स का, यहां देखना तुम, फाइनली जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका जो डिजायर रिजल्ट है वो ये है कि F बराबर है, देखो ये प्लस का तो इसको पहले लिख लो तुम, म्यू1 m1 और क्या m2 जी कॉस थीटा माइनस क्या बोलो म्यू2 m1 m2 जी, और बाय में क्या बन रहा बोलो m1 प्लस m2, ठीक है। अगर एक्सलेशन पूछा जाए तो एक आंसर तुम्हारे पास ये एक्सलेशन का, ठीक है, एक्सलेशन का वैल्यू है, ठीक है। हमें एक्सलेशन नहीं पूछेगा, फाइनली पूछे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तुम देखो यहाँ पर क्या m1 m2 जी कॉस थीटा कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, m1 m2। अच्छा पहले चलो एक चीज हम लिख लेते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2, अंदर क्या बचेगा बोलो m1 m2 जी कॉस थीटा
और बाय में क्या बना बोलो, m1 प्लस m2। तुम्हें पूरी कहानी याद रखनी है, बट उसके साथ साथ आखिरी में तुम्हें ये आंसर याद रखना है, ये आंसर याद रखना है। अब जो क्वेश्चन ये पूछता है कि μ1 μ2 का रिलेशन क्या होना चाहिए ताकि कांटेक्ट फोर्स इनके बीच बना रहे, ठीक है, तो तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, μ1 μ2 इक्वल, μ1 लेस देन μ2, μ1 मोर देन μ2, ऐसे ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो तुम्हें फाइनली आखिरी में एक चीज याद रखनी है कि ये जो रिजल्ट है इसके बिहाफ पर तुम बता सकते हो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसमें अब नोट करके हम देखो, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इफ μ1 मोर देन μ2, μ1 मोर देन μ2, तो अगर ये μ1 μ2 ज़्यादा, तो फाइनली जो कांटेक्ट फोर्स आएगा उसका वैल्यू क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स पॉजिटिव आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इफ μ1 लेस देन μ2, ठीक है, ये कंडीशन होगी। तुम बताओ यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और आप ये बात नोट करना, कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव, मतलब पहली पॉसिबिलिटी हो सकती, पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। चलो इसके बाद ये बताओ तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, μ1 बराबर μ2 वाली। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी देखा जाए तो तीसरी पॉसिबिलिटी है μ1 बराबर μ2 की, और μ1 बराबर μ2 अगर है तो तुम समझना कि जो फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। μ1 बराबर μ2 पर कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। μ1 बराबर μ2 मतलब है कि मास कुछ भी कम ज़्यादा ले लूँ, जो ब्लॉक है ना सेम एक्सलेशन से नीचे आएंगे। अगर सेम एक्सलेशन पहले से रहा होगा तो इनके बीच कोई संपर्क रहा ही नहीं होगा। संपर्क हमने बोला कब रहा होगा, जब पीछे वाली बॉडी का एक्सलेशन आगे वाली बॉडी से ज़्यादा रहा होगा। बट आखिरी में जाकर के दोनों का एक्सलेशन सेम होना तय है। बट इनिशियली जो कहानी स्टार्ट होती है वो इनिशियली इस तरीके से स्टार्ट होती है कि अगर संपर्क बनाए रखना तो पीछे वाली बॉडी का एक्सलेशन आगे वाली बॉडी से इनिशियल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो केवल जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये वाली है, μ1 मोर देन μ2 की। अब तुमने जो फिगर बनाया था उसमें ये भी देखना कि μ1 कौन सा है, ठीक है। गलती नहीं करना कि तुम जो है ये रट लो कि जो है मतलब पहले क्या है ना, ये क्या था हमारे पास, ये m2 था ऊपर, ठीक है, इससे नीचे m1 था, ये m2 था शायद और ये m1 था, ठीक। फिगर में देख लेना तुम, अगर ये m2 था तो ये बन जाएगा μ2, ये बन जाएगा μ1। तो तुम्हें जो है ये वाला जो μ1 होगा आगे वाला वो ज़्यादा रखना है, ठीक है। फिगर में एक बार तुम देख लेना कि जो ब्लॉक m2 है पीछे रखा है कि आगे रखा है। तो तुम्हें रटना नहीं चीज़ों को कि जो है μ1 हमेशा μ2 ज़्यादा हो। कल के डेट में इसको तुम 1, इस 1 को 2 कर लो, इसको 2 को 1 कर लो, ठीक है। तुमको ऐसे याद रखना है कि जो आगे वाले ब्लॉक है इस क्वेश्चन के इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे कि आगे वाले ब्लॉक का एक्सलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये छाप लो आप जल्दी से। केवल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बाकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है μ1 बराबर μ2 की, और यहाँ पर इनिशियल दोनों का एक्सलेशन सेम होगा, और दोनों का एक्सलेशन सेम है तो इनके बीच कोई संपर्क रहा ही नहीं होगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं हम, एक बार ट्राई करना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 2 ब्लॉक हैं, ठीक है। इनको हमने क्या किया कि रस्सी से ऐसे बांध दिया, ठीक है। मास m1, मास m2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि इस रस्सी में जो टेंशन होगा, इस टेंशन का वैल्यू नॉन जीरो किस कंडीशन में होगा, टेंशन का वैल्यू नॉन जीरो किस कंडीशन में होगा। जैसे यहाँ पर आपने सीखा कि कांटेक्ट फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सेम सिचुएशन यहाँ पर है, जो टेंशन होता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें जो है μ1 μ2 का रिलेशन यहाँ पर स्टेब्लिश करना, μ1 एंड μ2 का, जैसे यहाँ पर रिलेशन तुमने स्टेब्लिश किया था μ1 μ2 का रिलेशन, सच दैट टेंशन विल बिकम नॉट जीरो, सच दैट टेंशन विल बिकम नॉट जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको एज अ होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको तुम घर में ट्राई करना।
चलो एक बार इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक, इसका अपोजिट सेम कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा। अगर आज तुमने पीछे वाले ब्लॉक का एक्सलेशन ज़्यादा कर दिया तो पीछे वाला ब्लॉक क्या होगा, दौड़ेगा, और अगर दौड़ा तो फाइनली इन दोनों का जो एक्सलेशन होगा वो डिफरेंट होने की वजह से, अगर पीछे वाले का एक्सलेशन ज़्यादा है तो तेज़ दौड़ेगा, तो रस्सी क्या होगी, यहाँ पे ढीली पड़ जाएगी, और रस्सी ढीली मतलब क्या इंडिकेट करेगी, टेंशन जीरो। समझ में आ रही बात? तो इस बार तुमको पहले से बात मान के चलनी है कि जो M2 का एक्सलेशन होगा कम होगा, M1 का एक्सलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब M1 का एक्सलेशन ज़्यादा है तो फाइनली होगा कि इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है, इस पर टेंशन नीचे, तो ये जो ब्लॉक है M1 M2 को खींचेगा, बट M1 पर जो टेंशन है ऊपर लग रहा, ये टेंशन क्या करेगा, M1 को पीछे खींचेगा, और ये टेंशन क्या करेगा, M2 को आगे खींचेगा। तो इसका एक्सलेशन पहले ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि इनके बीच टेंशन बना रहे, रस्सी में टेंशन बना रहे। समझ में आ रही बात? तो M1 का एक्सलेशन फाइनली जो है M2 के बराबर होना तय, चूंकि M1 का एक्सलेशन टेंशन घटाएगा और M2 का एक्सलेशन टेंशन बढ़ाएगा, जैसे पहले देखा था हमने, और आखिरी में जाकर के इन दोनों का एक्सलेशन सेम हो जाना है, डिफरेंट एक्सलेशन नहीं रहने वाला, चूंकि टेंशन यहाँ पर अपना काम करेगा, जैसे इससे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स अपना काम किया था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर टेंशन का रिजल्ट तुम ले आना, जैसे यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्ट लाया है। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है तो बताओ। चलिए अगली क्लास में हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल ठीक ठाक लेवल के और करेंगे। ठीक है, बाकी आज की जो भी क्लास थी इसमें कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीखे, और आने वाली एक दो क्लास में हमें फ्रिक्शन को फाइनली बाइंड अप करना है, बट उससे पहले हमें जेई लेवल तक पहुंचाना आपको। ठीक है, हमने बिल्कुल जीरो से उठा करके आपको यहाँ तक लाए। अभी फ्रिक्शन, ये मान चलना फ्रिक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ना तो एनलेम खत्म हुआ ना ही फ्रिक्शन खत्म हुआ। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर है, उसके बाद फिर तुम सर्कुलर मोशन की बात करोगे, ऑसिलेशन की बात करो, ग्रेविटेशन की बात करो, रोटेशन की बात करो। जैसे तुम आगे बढ़ो फ्रिक्शन और एनलेम या फिर वर्क एनर्जी पावर, जितना तुम आगे बढ़ोगे वो सारे चैप्टर कहीं ना कहीं आते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम कितना भी डिटेल में जाएं, अभी फिलहाल जाने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हम अभी वो सब नहीं करवा सकते जो फ्रिक्शन में मिलने हैं, और सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन मिलने उनको वहीं पे करना है, फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल रोटेशन मिलने उनको वहीं पे करना है। यहाँ पे करेंगे तुमको जरा सा पल्ले नहीं पड़नी है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इस पर बनेंगे। जैसे यहाँ पर तुमने सीखा मिनिमम का मतलब क्या था, मैक्सिमम का मतलब क्या था, ऐसे चल के तुम आगे चलोगे सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में तुमको सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल्स अभी खत्म नहीं हुई है। सर्कुलर मोशन इज बेस्ड ऑन फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन बेस्ड ऑन एनलेम, और इसके बाद जो अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं 99% क्या 100% कह लो। सर्कुलर मोशन की एक छोटा फार्मूला, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके अलावा बाकी सारी बातें कौन करेगा, एनलेम एंड फ्रिक्शन। और वैसे फोर्स वर्ड है मतलब कि एनलेम वहाँ पे आना तय है। ठीक है, तो तुम पुराने चैप्टर को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना है, चैप्टर को जीरो से टॉप तक लेके जाओ। ठीक है, और वो जीरो से टॉप तक ले जाने में जो योगदान है हमारी तरफ से पूरा रहेगा। चौहान सर हम खड़े हैं। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से चैप्टर बाइंड अप होने के बाद कम से कम आप मान चलो कि 15-20 न्यूमेरिकल आप कम से कम कर लिया करो अच्छे लेवल के। जो नहीं आते उनको कमेंट सेक्शन में जा करके, चाहे तो मतलब हमारा नंबर है तो जा करके वहाँ से ले करके व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।